गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सब्जेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, प्रबंधन एवं उद्यमिता। सब्जेक्ट कोड EL 310। सेटिंग अप SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लघु उद्योग इकाइयों की स्थापना। इसके अंतर्गत हमने कि लघु उद्योग क्या होते हैं, किस बेसिस पे इनका निर्धारण किया जाता है, इनके रजिस्ट्रेशन और एस्टैब्लिशमेंट में क्या स्टेप्स हैं, और लैंड अलोकेशन किस किस तरीके से होता है, रीको किस तरीके से लैंड अलॉटमेंट के लिए, रीको द्वारा लैंड अलॉटमेंट के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, इसके बारे में हम अध्ययन कर चुके थे। अब हम अध्ययन कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसके अंतर्गत हमने फर्स्ट के जनरल इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, मार्केट पोटेंशियल एंड असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैपिटल कॉस्ट एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस का अध्ययन कर लिया था। जो सामान्य सूचनाएं एक परियोजना में होनी चाहिए, परियोजना का जो विवरण होना चाहिए, बाजार की क्या संभावना है, कार्यशील पूंजी का अनुमान कैसे लगाएं, कितनी आवश्यकता होती है, किस किस में कार्यशील पूंजी का व्यय होता है, पूंजी की लागतें विभिन्न तरीके, किस किस काम में पूंजी की लागतें हो सकती है, वित्त के क्या स्रोत हैं, इनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। अब हम अध्ययन करते हैं अदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट, अन्य वित्तीय पहलू। अन्य वित्तीय पहलू में हमारा एक अच्छी परियोजना के प्रतिवेदन में विभिन्न वित्तीय पहलू के बारे में जानकारी दी जाती है, जिससे वित्तीय संसाधनों को परियोजना की सुदृढ़ता की जानकारी हो सके। एक जो प्रॉपर रिपोर्टिंग होती है किसी भी प्रोजेक्ट की, किसी भी इंडस्ट्री या बिजनेस के स्टार्टअप की, तो उसमें जो उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट है डिफरेंट, उनके बारे में एक सटीक से एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन और डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, जिससे जो विभिन्न फाइनेंस जो कंपनियां हैं या संस्थान हैं, गवर्नमेंट, पब्लिक, प्राइवेट, उनको इसकी एक सुदृढ़ जानकारी रहे। अब मेन वित्तीय पहलू की, कुछ मुख्य वित्तीय पहलू की बात करें तो उसमें आता है पूंजी पर प्रत्याय की दर, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल, नेट प्रॉफिट टू सेल, डेब्ट इक्विटी रेशियो, नेचर ऑफ कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट एंड ब्रेक इवन पॉइंट। ये सभी एक वित्तीय किसी भी परियोजना के वित्तीय पहलू के मुख्य बिंदु हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं पूंजी पर प्रत्याय की दर, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल। उद्यमी द्वारा विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय की दर, शुद्ध दर, उचित एवं बाजार में उपलब्ध ब्याज दर से ऊंची होनी चाहिए, जिससे उद्यमी को उसके प्रयासों एवं जोखिमों को उठाने के लिए पर्याप्त पुरस्कार प्राप्त हो सके। पूंजी पर प्रत्याय की दर, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल मीन्स जो एक पूंजीपति या जो एक उद्यमी व्यवसायी अपने व्यवसाय में जो अपनी पूंजी निवेशित करता है, किसी भी रूप में उसे लेके जो निवेशित करता है, तो उस पर जो रिटर्न है वो उस समय जो मार्केट में ब्याज दर है उससे अधिक होना चाहिए। यानी अगर उतनी ही अमाउंट वो ब्याज पे देता तो उसे जो रिटर्न आता उससे अधिक रिटर्न उसे इस रूप में मिलना चाहिए, इस प्रोडक्शन के बाद, इस सर्विस के बाद, ताकि जो उसने एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए, जो उसने ये जोखिम उठाया, ये रिस्क किया,
उसके लिए उसे रिन्यूमरेशन मिले, सफिशिएंट पर्याप्त पुरस्कार प्राप्त हो सके, उसका उसे रिटर्न प्राप्त हो सके। यानी किसी भी पूंजीपति द्वारा जो पूंजी किसी भी व्यवसाय में लगाई जाती है, उसका रिटर्न मार्केट में प्रचलित ब्याज दर से अधिक ही होना चाहिए। अगर एक जनरल बात करें तो बाजार में ब्याज की दर 10 से 20% तक होती है। अतः किसी भी बिजनेस में कम से कम 20% रिटर्न होना चाहिए, जिससे वो उद्यमी को उसका प्रॉफिट हो और वो उसको वर्क को आगे करने के लिए इंस्पायर भी हो। विक्रय पर शुद्ध लाभ। नेक्स्ट उसमें अदर फाइनेंशियल एक्सपेक्ट में हमारा आता है नेट प्रॉफिट टू सेल। विक्रय पर प्राप्त होने वाले लाभ की मात्रा उचित होनी चाहिए। यदि यह अनुपात अत्यधिक कम है तो उपक्रम की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति अत्यंत कम हो जाएगी तथा लागत वृद्धि अथवा कीमत में कमी के विरुद्ध उपक्रम की प्रतिरोध शक्ति भी घट जाएगी। जो किसी भी इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट है, उसकी जो फाइनल जो सेल वैल्यू है, उस पे एक एंटरप्रेन्योर की या एक उद्यमी की जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो सफिशिएंट होना चाहिए। ये इतना कम, अगर ये अत्यधिक कम होगा तो वो उसकी एक रेस से में पीछे रह जाएगा। और एक जब उसकी कॉस्ट में राइज होगा, कार्यशील कॉस्ट में इसमें, तो उसकी एक प्रोडक्शन पावर भी कम हो जाएगी। इसके लिए उसे एक सफिशिएंट अमाउंट में प्रॉफिट अपने विक्रय में ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट है ऋण स्वामी पूंजी अनुपात, डेब्ट इक्विटी रेशियो। एक अच्छी परियोजना में दीर्घकालीन ऋणों की मात्रा अपने संसाधनों के 3 गुने से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि उपक्रम संपत्तियों के अर्थ प्रबंधन के लिए ऋण की तुलना में स्वामियों द्वारा विनियोजित धन पर अधिक निर्भर करता है, तो बाह्य लेनदारों का हित सुरक्षित रहता है और उपक्रम के समक्ष उसके भुगतान की कोई समस्या नहीं होती। डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या हुआ? एक सक्सेसफुल योजना के लिए, प्रोडक्शन के लिए या एक अच्छी परियोजना के लिए लॉन्ग टर्म्स लोन और ऋण की मात्रा जो अवेलेबल रिसोर्स है उनके 3 टाइम्स से ग्रेटर देन नहीं होनी चाहिए। इसलिए ऋण से अधिक अगर वह जो इंडस्ट्री या जो भी बिजनेस है उसके जो ओनर हैं, अगर वह उस पे उनके द्वारा जो अब स्वयं की जो पूंजी लगाई जाती है उस पे डिपेंड करता है, तो जो बाह्य लेनदार हैं उनका हित सुरक्षित रहता है। यानी वो ऋण लोन से ज़्यादा अगर स्वयं के विनियोजित धन पर अधिक डिपेंड करता है तो बाह्य लेनदारों का भी हक सुरक्षित रहता है और भुगतान की समस्या नहीं होती है। अदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट में नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ कॉस्ट, लागतों की प्रकृति। परियोजना की कुल लागत कितनी है और स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत एवं अर्ध परिवर्तनशील लागत में कैसा विभाजन है? जो एक योजना बनाई जा रही है किसी नए प्रोडक्शन के एस्टैब्लिशमेंट की, तो उसकी कुल लागत कितनी है
और कुल लागत में उसका विभाजन डिवीज़न किस तरीके से किया गया है। डिवीज़न किस में, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट में उसका डिस्क्रिप्शन दिया जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। फिक्स कॉस्ट होती है स्थिर लागतें। इसमें वह व्यय होते हैं जिन पर उत्पादन की मात्रा के उतार चढ़ाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा ये लागतें स्थापित उत्पादन क्षमता तक अपरिवर्तित रहती है। यानी इसमें किराया, ब्याज, वेतन, बीमा, शुल्क, प्रशासनिक एवं विक्रय व्यय, हाथ संपत्ति कर आदि शामिल किए जाते हैं। यानी कि प्रोडक्शन की में उतार चढ़ाव का इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लागत तो फिक्स रहती हैं। जो उसका रेंट दिया जाना है, उस पे जो अमाउंट लोन पे ली है उस पे जो इंटरेस्ट देना है, कार्मिकों को जो सैलरी है, उनके बीमा पे जो खर्च है, मशीनरी के बीमा, कार्मिकों के बीमा पे और प्रोडक्शन के पे जो बीमा पे है, उसका जो प्रशासनिक और आदर्श जो शुल्क हैं, विक्रय के समय जो खर्च है या जो कभी किसी नुकसान या किसी आकस्मिक हानि का पे जो व्यय है या संपत्ति पे जो कर है, जो एक कर जो एक रेगुलर रूप में दिया जाता है, तो ये एक फिक्स अमाउंट है, ये देनी है, ये फिक्स कॉस्ट है। इनका प्रोडक्शन की मात्रा के उतार चढ़ाव पे कोई इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत है। ऐसी कॉस्ट जिनका प्रोडक्शन एवं सेल की जो डिमांड है, मतलब जो प्रोडक्शन हो रहा है और जो सेल हो रहा है उसकी जो क्वांटिटी है उससे डायरेक्ट रिलेशन होता है, जिनका उत्पादन एवं बिक्री की मात्रा से प्रत्यक्ष संबंध होता है। ये उत्पादन तथा बिक्री के अनुसार घटती बढ़ती है। यानी जितना अधिक उत्पादन है या जितनी अधिक सेलिंग हो रही है उसके अकॉर्डिंग इसकी मात्रा इंक्रीज होगी। जैसे कच्चा माल, जितना अधिक प्रोडक्शन होगा उतना अधिक रॉ मटेरियल चाहिएगा, उतने ही मजदूर, उनके लिए पानी बिजली की व्यवस्था, मजदूरों के लिए, स्टाफ के लिए तथा के लिए कि प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन में जितना अधिक माल प्रोड्यूस होगा उतना ही विभिन्न रिसोर्सेज लाइक पानी, बिजली, कच्चा माल, मरम्मत, ये सब का उतना ही व्यय होगा। और जितनी अधिक बिक्री होगी तो विभिन्न स्तरों पर दिए जाने वाले बिक्री कमीशन और आयकर भी उतने अधिक होंगे। तो यानी कि ये परिवर्तनशील लागत है। जो कॉस्ट जितना अधिक उत्पादन हो रहा है उसके संग भी इंक्रीज होती है, जितनी सेलिंग अधिक हो रही है उसके संग इंक्रीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट है अर्ध परिवर्तनशील लागत। ये उत्पादन में घटबढ़ के साथ परिवर्तन तो होती है, परंतु ये परिवर्तन उसी अनुपात में नहीं होता जिस अनुपात में उत्पादन घटबढ़। यानी कि सेमी वेरिएबल है, ये वेरिएबल तो होती है पर एक रिलेशन नहीं है कि जिस अनुपात में उत्पादन प्रोडक्शन इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है ये उसी के अनुपात में हो। जैसे पानी, बिजली, हाँ, जो मरम्मत, रख रखाव, हास, परिवेशन, व्यय, ईंधन आदि, ये ऐसे व्यय हैं जो प्रोडक्शन पर डिपेंड तो करते हैं पर उसके अनुपात में घटते बढ़ते नहीं हैं। तो ये हमारे हो गई अदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल वेरिएबल, आर्थिक एवं सामाजिक तत्व। थैंक यू।